आइए आज हम लोग जानें क्या है मांगलिक दोष और मांगलिक दोष का परिहार क्या है। मांगलिक दोष जन्म लग्न कुंडली में जैसा कि शास्त्र सम्मत श्लोक बताया गया है, लग्ने व्यय च पाताले या मित्रे अष्टमे कुजे पत्नी हेति स्वभर्तारम भर्ता भार्या विनाशयत। अर्थात लग्न कुंडली के अनुसार लग्न भाव प्रथम स्थान अर्थात 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव में यदि मंगल स्थित होता है तो मांगलिक दोष का संकेत मिलता है। परंतु मांगलिक दोष का निर्णय बिना शनि के स्थानीय दृष्टि बल और अन्य तरह से शनि के विचार किए बिना मांगलिक दोष का निर्णय करना अधूरा होता है। जैसे मांगलिक दोष लग्न भाव से 1, 4, 7, 8, 12 में होने से मांगलिक होने का प्रमाण होता है, परंतु या मित्रे च यदा सौरी लग्ने वाहिनुके अथवा नवमे द्वादशे चैवा भौम दोषो न विद्यते। यानी लग्न से 1, 4, 7, 9 और 12वें भाव में यदि शनि स्थित होता है तो मंगल दोष स्वतः नष्ट हो जाता है। यानी मंगल दोष का परिहार शनि के इन उपरोक्त स्थानों यानी लग्न से 1, 4, 7, 9, 12 में होने के कारण मंगल दोष खत्म हो जाता है। और भी अन्य ऐसा परिहार संबंधी बातों का जिक्र और ध्यान शास्त्र में दिलाया गया है कि मंगल केवल उपरोक्त स्थानों में मात्र स्थित होने से ही मांगलिक दोष का पूर्ण प्रभाव नहीं माना जाता है। जैसा कि भृगु संहिता में मुहूर्त चिंतामणि ज्योतिषार इत्यादि निर्णय सिंधु ग्रंथ के अनुसार प्रत्येक ग्रह 0, 1, 2 और 29 अंश पर जब आ जाता है तो वह मृतावस्था में चला जाता है। उसी प्रकार यदि मंगल अष्टम, द्वादश, प्रथम, सप्तम इन स्थानों में अगर हो, चतुर्थ स्थानों में हो, तो इन्हें देख लेना यह परम आवश्यक है कि ये मंगल ग्रह कितने अंश पर है। यदि मंगल ग्रह 0, 1, 2, 29 डिग्री पर अंश पर अगर होता है तो मंगल का दोष नहीं होता है, इसलिए कि मंगल का प्रभाव निष्क्रिय हो जाता है। जब तक वो सक्रिय नहीं होता है तब तक उसका दोष होता ही नहीं है। साथ ही शनि के साथ में रहने के कारण जिस तरह की बातें बताई गई है कि शनि के रहने से 1, 4, 7, 9, 12 में मंगल दोष नष्ट हो जाता है, परंतु मंगल पूर्ण प्रभावी तब होता है जब मंगल का पूर्ण अंश 28 डिग्री प्राप्त होता है और आधा 50% जो अंश होता है 28 का आधा 14 अंश होगा। 14 अंश से नीचे होने के बाद उसका प्रभाव निष्क्रिय तुल्य होने लगता है और 14 से ऊपर अंश होने पर मंगल का प्रभाव सक्रिय होने की गति में आ जाता है। ठीक उसी तरह शनि की भी अपनी गति है, अपना अंश है। शनि 20 डिग्री पर जब रहता है तब शनि का पूर्ण प्रभाव माना जाता है। अगर शनि जिन जिन स्थानों में रहने के कारण मंगल दोष नष्ट हो जाता है, अगर उन स्थानों में शनि भी 0, 1, 2 और 29 अंश पर अगर रहेगा तो शनि उस मंगल के दोष को नष्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि शनि की शक्ति छीन हो जाती है। किसी भी ग्रहों की शक्ति छीन हो जाती है यदि वो मृतावस्था में होता है। ग्रहों की 3 अवस्थाएं होती है, मृतावस्था, जागृत अवस्था, युवा अवस्था, एक चतुर्थ अवस्था भी होती है जिसे किशोरावस्था कहते हैं। प्रायः
किशोरावस्था, युवा अवस्था आसपास के अवस्था के कारण से माना जाता है। इसलिए मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं पर विचार करना अति आवश्यक होता है। मंगल दोष होने पर एक विचार और करना जरूरी होता है कि वर कन्या दोनों यदि मांगलिक दोष से ग्रसित हैं तो मंगल का दोष दोनों पर कुप्रभाव डालने जैसा जो ग्रह होता है वह भी स्वतः नष्ट हो जाता है। यानी दोनों के मंगल दोष होने के कारण दोनों मांगलिक दोष से मुक्त हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के दोष युक्त होने पर भी दोनों एक दूसरे के ग्रहों को काट देता है। कन्या के कुंडली में अगर मंगल दोष है और वर के कन्या में भी अगर मंगल दोष है तो कन्या का मंगल वर को और वर का मंगल कन्या को दोष मुक्त कर देता है। अब हमको ये जानना भी आवश्यक है कि मंगल दोष होने पर इसका परिहार क्या होता है। तो एक परिहार जैसा कि हमने अभी बताया कि शनि के उक्त स्थानों में रहने के कारण मंगल दोष से मुक्त होने जैसी बातों को परिहार बताया गया। और भी अन्य परिहार का कारण है कि यदि मंगल दोष वर कन्या में से दोनों में से माना जाए कि अगर कन्या मांगलिक है और वर मंगल दोष से मुक्त है तो ऐसे स्थिति में क्या शादी करने की सलाह शास्त्र सम्मत होती है या नहीं। विवाह में इन प्रकार के योगों में मांगलिक कार्य को बाधा युक्त माना जाता है, पर इसका निदान है। निदान कर करके आप शुभ कार्य, मांगलिक कार्य को आप संपन्न कर सकते हैं। जैसे यदि वर की कुंडली में अगर मंगल दोष नहीं है और कन्या के कुंडली में अगर मंगल दोष है तो उस कन्या का प्रथम विवाह पीपल वृक्ष के पास या कुंभ के पास या चांदी के विष्णु की प्रतिमा बनाकर प्रथम विवाह जैसा एक अनुष्ठान करना पड़ता है। और यदि पूर्णिमा के दिन मंगल पड़े तो उस मंगलवार को वट वृक्ष के पास पूजा कर कर छुहाड़ा 108 पीस रखा जाता है। इसी छुहाड़े से 108 बार परिक्रमा कर करके साड़ी, कपड़े लत्ते, सुहाग की सामग्रियां वहां पर अर्पित की जाती हैं और पूजा पूर्ण होने के बाद इन सुहाग वाले सारे सामग्रियों को किसी सुहागिन स्त्री को दान कर दिया जाता है। ये मांगलिक दोष कटने का उपाय है। पहला जैसा बताया पीपल वृक्ष के पास विवाह योग ही एक ये उपाय है। इसे माना जाता है कि अगर आप पीपल वृक्ष के पास ये अनुष्ठान करते हैं, विष्णु की प्रतिमा के साथ ये अनुष्ठान करते हैं तो इसे एक प्रथम विवाह स्वरूप निर्णय बताया गया है कि प्रथम विवाह इस तरह से करने से मांगलिक दोष का निवारण हो जाता है और विवाह आगे संपन्न करने का सुझाव शास्त्र के अनुसार अनुकूल बताया जाता है। अब रही बात यदि कन्या मांगलिक नहीं हो और वर मंगल दोष से युक्त हो तब क्या उपाय किया जाए। ऐसे में उपाय है कि जिस तरह से कन्या को मांगलिक दोष से मुक्त करने के लिए पीपल वृक्ष आदि के पास एक अनुष्ठान कर करके विवाह कार्य संपन्न किए जाते हैं, उसी तरह से यदि वर मांगलिक दोष से मुक्त हो और कन्या न हो तो वर को अकवन, जिसे अर्क कहते हैं, अर्क वृक्ष जिसको अकवन कहा जाता है, संविधा में जिसका नाम मदार के नाम से जाने जाते हैं, ये अकवन वृक्ष के पास वर को पूजा करनी चाहिए। पूजा करने की प्रक्रिया ठीक वही होती है जैसे वर वृक्ष के पास पूजा करके परिक्रमा की जाती है। उसी तरह से अकवन वृक्ष की पूजा कर करके वहाँ भी परिक्रमा कर करके इस मंगल दोष से वर को मुक्त किया जाता है और फिर वो वर कन्या के साथ शादी संपन्न करना शास्त्र अनुकूल माना जाता है। ये मांगलिक दोष होने और मांगलिक दोष से मुक्त होने और मंगल के प्रभाव का सक्रिय और निष्क्रिय होने का इस प्रकार विधान बताया गया है। अर्थात निष्कर्षतः हम यहाँ सुझाव देना चाहेंगे कि मंगल दोष मात्र सुन लेने से बहुत ज़्यादा भयभीत नहीं होनी चाहिए। इसका निदान बहुत सरल है। मात्र सुनने से भयभीत होने के कारण लोग हलाहल सा महसूस करने लगते हैं कि अगर मांगलिक है तो अब शादी विवाह नहीं हो सकती है इसके साथ। इसलिए ऐसी बात नहीं है। दोनों में से
कोई एक अगर मांगलिक है तो जैसा मैंने उक्त उपाय अभी अभी बताया उसके अनुसार उपाय कर करके अनुष्ठान कर करके आप विवाह का कार्य संपन्न कर सकते हैं। इससे मंगल दोष का कोई माने अड़चन बाधा बिल्कुल हर हाल में नहीं मिट सकता है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये रही मंगल की बात। साथ ही एक बात और इसमें बताना चाह रहे हैं कि शास्त्र में जैसा श्लोक बताया गया है, लग्ने बेच पाताले यामित्री अष्टमी कुजे पत्नी हेति स्वभर्तारम भर्ता भार्या विनाशित, अर्थात पत्नी के कुंडली में अगर मंगल होता है तो पति के लिए नुकसानदायक होता है, और पति के कुंडली में अगर मंगल होता है तो पत्नी के लिए नुकसानदायक होता है। लेकिन साथ ही साथ एक और भी बात का अनुशीलन करना जरूरी होता है इसमें कि वर कन्या दोनों एक गण है या नहीं। जैसे दोनों मनुष्य गण है तो उत्तम है, दोनों राक्षस गण है तो उत्तम है, दोनों देवता गण है तो उत्तम है। अब अगर लड़की मनुष्य गण है, लड़का राक्षस गण है, या दोनों में से कोई एक मनुष्य कोई एक राक्षस गण है, तो लोग सामान्यतः यही सुझाव दे देते हैं कि ये शादी होने के योग्य नहीं है क्योंकि एक राक्षस है एक मनुष्य है। ऐसी बात नहीं है। इसमें बताया गया है कि अगर लड़का लड़की दोनों के राशि का मित्र, जैसे यदि लड़की सिंह राशि है और लड़का कन्या राशि है, सिंह राशि का मालिक सूर्य होता है, कन्या राशि का मालिक बुध होता है। सूर्य और बुध दोनों आपस में मित्र ग्रह होते हैं, अर्थात राशि के स्वामी दोनों यदि मित्र होते हैं तो उसमें भकूट दोष यानी होड़ा चक्र के अनुसार जितनी भी चीज़ें देखी जाती है, वर्ण, नक्षत्र, योग, योनि वैर इत्यादि, नाड़ी गण, ये सारे दोषों के बारे में जानने की जरूरत ही नहीं होती है यदि दोनों के राशि का ग्रह आपस में मित्र होते हैं। तो इन सारी बातों को जानने के बाद ही निर्णय करनी चाहिए कि कन्या और वर का शादी सकुशल संपन्न होने योग्य है या नहीं। आज मंगल और नाड़ी दोष, होड़ा चक्र इत्यादि पर एक संक्षिप्त विवरण इतना ही तक देकर संपन्न करते हैं। अगला टॉपिक अगले दिन फिर किसी दूसरे विषय पर।